हेलो एवरीवन, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। भाई बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट सिस्टम था एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में से जो वेस्ट रिमूव किया जाता है वो कौन से सिस्टम से किया जाता है, बॉडी के कौन से पार्ट से किया जाता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से किया जाता है। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे, उसमें से एक पार्ट पढ़ा था किडनी, जो कि किडनी बीन की तरह नजर आ रही थी। उस किडनी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वो स्ट्रेनर की तरह काम करता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। मतलब किडनी के दो काम हो गए ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन किया उसने एंड यूरिन का फॉर्मेशन किया। तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करती है। भाई चाय को छानते हो तो एक स्ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है। उस चाय के अंदर से हम सारी चाय पत्ती और जो अदरक और जो भी आप डालते हो, इलायची एंड ऑल, वो सारी चीजें हम नहीं ले सकते, हमें यूज नहीं करनी होती है उनको, वो हमारे लिए वेस्ट होता है। तो हमने क्या किया था, उसको स्ट्रेनर से छान के जो चाय हमें चाहिए थी वो हमने अलग कर ली और बाकी के जो पार्ट्स थे वो हमने अलग कर लिए। द सेम थिंग इज विद द किडनी। किडनी के अंदर भी क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। मतलब किडनी एक स्ट्रेनर की तरह काम करेगी। जो सही प्योर ब्लड है वो तो आगे की तरफ चला जाएगा और उसमें से जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी किडनी के अंदर आ जाएगी और उस इम्प्योरिटीज से बनेगा यूरिन। सो ऐसा कौन सा पार्ट था उसके अंदर, तो हमने कहा था कि उसके अंदर क्या था, एक नेफ्रॉन नाम की चीज थी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स थे जो किडनी के अंदर वर्क कर रहे थे। अब किडनी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है आपका। अब डेलिकेट ऑर्गन क्यों है भाई, वाइटल ऑर्गन भी है, डेलिकेट ऑर्गन भी है, थ्रू आउट द लाइफ काम करता है ये। तो थ्रू आउट द लाइफ काम करने के लिए उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी भाई, नेफ्रॉन थी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स उसके अंदर काम कर रहे थे, जो एक दिन के अंदर आपका जो एक दिन के अंदर क्या कर रहे थे, आपका 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो फॉर्म कर रहे थे। 1 to 1.8 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब इसका फॉर्मेशन हो रहा था तो स्ट्रेनर की तरह उसको बनाने वाला कौन था, स्ट्रेनर की तरह उसको बनाने वाला था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट दोनों ही क्या है, नेफ्रॉन से। स्ट्रक्चरल कैसे हुआ, तो भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है, किडनी का स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है, नेफ्रॉन से। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ वो क्या हुआ, नेफ्रॉन हुआ। अब उसका फंक्शनल यूनिट भी कौन है, नेफ्रॉन है। क्यों है, बिकॉज अगर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स वर्क नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता एंड उस किडनी का फंक्शन भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वो है इसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें भी देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज है और इजीली आप उसका डायग्राम भी बना सकते हो। तो डायग्राम्स तो वैसे भी सारे आपको याद करने हैं। चलिए, ईच नेफ्रॉन फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड प्रोड्यूसेस अ माइन्यूस्कूल क्वांटिटी ऑफ यूरिन। अब हर एक जो नेफ्रॉन होता है भाई, एक नेफ्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। मतलब एक ने कितना काम किया है उससे दूसरे वाले को कोई मतलब नहीं है। भाई अगर हमारे पास में बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, भाई ये फर्स्ट नेफ्रॉन हुआ, फिर सेकंड नेफ्रॉन, फिर थर्ड नेफ्रॉन, फिर फोर्थ नेफ्रॉन, क्लियर। अगर इसने कुछ यूनिट ऑफ यूरिन बनाया है, सपोज इसने पूरे यूरिन का 0.5% यूरिन फॉर्मेशन किया, इसने किया 0.7% यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया, इसने 1% यूरिन का फॉर्मेशन कर दिया, इसने 0.02 किया, भाई इसका काम करने का मूड नहीं था तो इसने 0.02% यूरिन का फॉर्मेशन किया। भाई फोर्थ वाले का काम करने का मूड नहीं था, थक गया था बेचारा, छुट्टी पे जाना था इसको, तो जा तो पाया नहीं क्योंकि हमारी बॉडी में से निकल नहीं सकता। अब जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, इसलिए उसके अंदर क्या हुआ, 0.02% यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसने कम किया काम, ज्यादा किया, बट उसको सिर्फ किससे मतलब है, सिर्फ खुद से। एग्जामिनेशन हॉल में जब मैम कॉपी दे देती है आपको, उसके बाद आपको उसके अंदर लिखना होता है, तो क्या पड़ोसियों की कॉपी में देखते रहते हैं क्या पूरे टाइम? वो जो आपको 2.5-3 घंटे 2 घंटे जो मिलते हैं, क्या पूरे टाइम पड़ोसी की कॉपी में ध्यान देते हो क्या? अरे नहीं ना, क्या करते हो, पूछते जरूर हो क्वेश्चन उससे, लेकिन आपकी कॉपी से सिर्फ आपको मतलब होता है, उस कॉपी से किसी और को मतलब नहीं है। कोई भी आके उसके अंदर काम नहीं कर सकता। आपने ज्यादा किया, आपने कम किया, ये सिर्फ आपको पता होता है। लास्ट के अंदर आपके मार्क्स बताते हैं कि हाँ भाई आपने इतना काम किया था, लेकिन पड़ोसी को मतलब नहीं होता उससे कि ये क्या लिख रहा है, इतना सारा लिख तो दिया इसने, मैं पूरा इसमें से कॉपी कर लेता हूँ। अरे नहीं कर सकते भाई, एग्जामिनेशन कॉपी अगर किसी को दे दी ना तो मैम पकड़ के मारेगी, और तो इसलिए वो तो कर नहीं सकते। द सेम थिंग इज विद द नेफ्रॉन्स कि ये अगर इस पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन ने जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन किया है उससे सेकंड वाले को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करेगा, पड़ोसी से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले को है तो थर्ड वाले को मतलब नहीं है, थर्ड वाला है तो उसको फोर्थ वाले से ना सेकंड वाले से, भाई खुद से मतलब है सिर्फ।
हम तो अपने आप में मस्त है, अपने आप खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे काम वाम करेंगे और सो जाएंगे, लेकिन दूसरे की पंचायती नहीं करेंगे, ना दूसरे को आने देंगे हमारे काम में पंचायती करने के लिए। चलिए, सो नेफ्रॉन क्या है? एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन करती है इन अ डे। ओवरऑल सारे नेफ्रॉन्स जो है जब उन सारे यूरिन का फॉर्मेशन करके कहाँ डाल देंगे? सबके सब डाल देंगे किडनी के अंदर। भाई किडनी के बाद कहाँ जाएगा? यूरेटर के थ्रू। भूल कैसे जाते हो? तो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये हमारी सपोज थी दो किडनीज के बाद हमारे पास क्या थे? दो किडनीज के बाद थे यूरेटर्स। भाई यहाँ से भी एक यूरेटर निकला, यहाँ से भी एक यूरेटर निकला, और नीचे की तरफ एक गोल गोल स्ट्रक्चर था जो एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर था इस तरह का। इसको हार्ट नहीं समझ लेना, ये स्ट्रक्चर था। इसमें क्या था भाई? ये आपकी क्या होगी? किडनीज हो गई, ये यूरेटर्स हो गए। तो किडनीज के अंदर जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा? नेफ्रॉन से होगा। नेफ्रॉन्स के अंदर जितना भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो यूरिन का फॉर्मेशन होके कहाँ चला जाएगा? यूरेटर के अंदर। जब यूरेटर के अंदर सारा यूरिन मिक्स हो जाएगा, तो यूरिन का मिक्स हो जाने के बाद में पता चलेगा कि अच्छा इतना यूरिन बन चुका है एक दिन के अंदर। लेकिन जब नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस टाइम पे पास वाले को भी नहीं पता होगा कि उसने कितने यूरिन का फॉर्मेशन किया है, कितनी क्वांटिटी ऑफ यूरिन उसने बनाया है। बस जब सारा मिक्स हो जाएगा तब भी सबको ये नहीं पता चलेगा कि किसने कितना बनाया। जस्ट ओवरऑल पता होगा कि अच्छा हम सबने मिलकर इतना सारा काम कर लिया। अब जिसने कम किया वो तो खुश है कि भाई ठीक है, मेरे को तो वैसे कोई मतलब नहीं, कम करो ज्यादा करो अपनी मर्जी पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपके नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि यार ठीक है आज छुट्टी पे चले जाते हैं। छुट्टी पे चले गए तो बॉडी के अंदर कितना क्या पॉइजन कितना फैल जाएगा। तो वो छुट्टी पे कभी नहीं जाते आपकी तरह, सिर्फ आप ही घूमते हैं, वो लोग नहीं घूमते। चलो अब चुपचाप पढ़ लो। तो ये नेफ्रॉन क्या होता है? इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन उससे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जितना उसने बना दिया दैट इज ओके। उसका मूड हुआ ज्यादा बनाने का, उसने बना दिया। कम हुआ मूड बनाने का तो कम बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं चलने वाला है। एंड ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है कि नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी? किडनी की। क्यों? किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाती है और किडनी का फंक्शन भी करती है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे जो हम पार्ट्स बोल रहे हैं कौन कौन से हैं, और इसका जो डायग्राम है इतना इजी है भी या नहीं? अरे बहुत इजी डायग्राम। ये लग रहा होगा कि यार ये क्या जाल जैसा लग रहा है आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बना है, हम कैसे बनाएंगे इसको? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो इस येलो वाले पाइप को। देखो इस येलो वाले पाइप को तो आप बना ही सकते हो। इस येलो वाले पाइप को बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? तो हम भी येलो कलर ले लेते हैं, क्योंकि आपका अगर येलो पाइप है तो येलो ही ले। देखो चलो देखो, सबसे पहले ये क्या बनाना है? ये चंद्रमा बनाना है, चांद बनाना है, मून बनाना है। ठीक है, तो ये मून बना दिया। ये मून बनाने के बाद में क्या करोगे? आप एक पाइप बनाओगे, उसमें जिगजैग लाइन बना देना, यूं कर देना पूरा। जो कॉपी के अंदर कई बार होता है ना, गुस्से में कर देते हो बस ऐसे, वैसे ही इसको इस तरह से लाइंस बना देना। तो ये लाइन का फॉर्मेशन होती है, ये बन गया। अब ये बनने के बाद क्या करना है? एक बड़ा सा यू बनाना है, लंबा सा यू बनाना है। तो ये देखो, ये लंबा सा यू, ये बना एक लंबा सा यू। और यू बनने के बाद फिर क्या करना है? फिर वो जिगजैग लाइन पे आ जाना है। भाई आपने एक चंद्रमा बनाया, चंद्रमा से एक वेव निकली, जो वेव थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई और फिर ऊपर आ गई। ठीक है, अब फिर से एक वेव निकलेगी, और वो देखो वो वेव क्या कर रही है? वो वेव आगे जाके कहाँ गई? भाई पूरी एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर दिया, एक स्ट्रेट वेव का फॉर्मेशन कर दिया इसने। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर होगी। भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बहुत सिंपल है ये तो। एक चंद्रमा बनाया, चंद्रमा के बाद हमने इस तरह जिगजैग लाइंस बना ली, फिर एक बड़ा सा यू बना लिया, फिर एक जिगजैग लाइंस बन गई हमारी, और फिर जाके ये पूरा का पूरा एक लाइन बन गई। भाई ये पाइप से, लाइन नहीं है पाइप है ये। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया, हुआ। अरे बहुत इजी डायग्राम है। और उसके बाद में आपको लग रहा होगा कि भाई ये ऊपर ये ब्लू और रेड क्या है? तो ब्लू और रेड तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ब्लू रेड आपको पता है क्या है? रेड कलर है मतलब आर्टरी है और प्योर ब्लड है उसके अंदर। ब्लू कलर है मतलब वीन है और इसके अंदर इम्प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ से देखो, ये आर्टरी हुई, आर्टरी के देखो एरो कैसे आ रहा है। देखो अब एरो कैसे आया, ये एरो देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ से जो एरो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ब्लड गया वापस आया तो ऐसे आ गया। क्लियर? यहाँ से ब्लड जाएगा, पूरा प्योर ब्लड पूरे में घूमेगा और घूम घूम के लास्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड जो पूरा इकट्ठा होकर फिर से कहाँ आ जाएगा? बाहर की साइड में आ जाएगा। तो ये बहुत जाली तो है। और क्या करना है भाई? इसके ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ होंगे? देखो आपकी ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी। भाई यहाँ से आर्टरी आई, आ गई, यहाँ पे जाएगी पूरे ब्लड वेसल, पूरे में इस तरह से गई ब्लड वेसल्स हमारी। फिर सपोज यहाँ से बाहर आ गई तो इसके आसपास में भी घूमेगी। इसके आसपास घूमना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स के पास में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी मतलब उसके पास तो बेचारे के पास एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी है नहीं तो क्या होगा? धीरे 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 वो सेल मर जाएगी। इसलिए सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से पहुंचेगा, फिर ये देखो आगे और गया, आगे और गया, इस तरह से गया,
यहाँ पे आएगा, सॉरी वहां नहीं जाएगा, पहले ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाते 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 लास्ट के अंदर यहाँ जाएगा और यहाँ से घूम घूम के फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आते आते देखो इम्प्योर ब्लड हो गया, सबको देके आ गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। जब ये निकलेगा तो ये ब्लू कलर का होके निकलेगा, ये रेड कलर का नहीं रहेगा, फिर ये ब्लू कलर का होके निकलेगा वहां से। चलिए सो इसको अब देखो, अब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या बना दिया हमने, ऐसे मत बना देना, अच्छे से बनाना इसको। चलो एंड अब हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन्स के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो आपको सबसे पहले और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ये चंद्रमा। जो आपको ये चांद नजर आ रहा है ना, चांद में किसी का चेहरा नजर आता है तो वो चेहरा नहीं देखना है, यादा वाला चांद देखना है आपको, जो कटा हुआ है। पूर्णिमा वाला नहीं देखना है, अमावस के बाद में जो 2 दिन बाद जो चांद निकलता है ना, वैसा वाला चांद बनाना है आपको। तो ये जो वैसा वाला ये जो चांद है ना, इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, आधा चंद्रमा बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? तो मैं आपको एक नाम बताती हूँ, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें पढ़नी है, 2 नहीं, सिंगल चीजें, उसी के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। चलिए फर्स्ट आपको पढ़ना है मेल्फिगियन कॉर्पल्स। मेल्फिगियन कॉर्पल्स क्या होता है? तो मेल्फिगियन कॉर्पल्स क्या होते हैं? इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 चीजें हैं, दोनों को मिला के क्या बनता है? मेल्फिगियन कॉर्पल्स बनता है। 2 चीजें कौन सी है? एक है बोमेंस कैप्सूल, दूसरा है ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, दोनों को नाम याद रखना है। दोनों को जब आप मिलाओगे तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? मेल्फिगियन। देखो दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया? मेल्फिगियन कॉर्पल्स। मेल्फिगियन कॉर्पल्स, मेल्फिगियन कॉर्पल्स बन गया। कैसे बना? ये इन दोनों को मिलाने के बाद में बना। किस दोनों को मिलाया? बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल को मिलाया एंड ग्लोमेरुलस को मिलाया। चलिए सो आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर है कि मेल्फिगियन कॉर्पल्स क्या होता है। मेल्फिगियन कॉर्पल्स जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक बोमेंस कैप्सूल है, एक ग्लोमेरुलस है। दोनों को मिलाओगे तो मेल्फिगियन कॉर्पल्स बन जाएगा। अब बोमेंस कैप्सूल क्या है और ग्लोमेरुलस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो बोमेंस कैप्सूल क्या है, तो बोमेंस कैप्सूल का मतलब है ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो चंद्रमा नजर आ रहा है, आधा चांद, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, पूरा एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ बोल सकते हैं आधा चांद है, इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस क्यों बोलते हैं भाई? बोमेंस कैप्सूल क्यों कहते हैं? तो बोमेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। चलिए इट इज बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। चलो इसके अंदर क्या होता है? अभी जो कप है, अगर सपोज हम बोल रहे कप है तो कप के अंदर कुछ होना चाहिए ना, या अगर हम बोल रहे आधा चांद है तो आधे चांद के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। सो जो ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स का जाल होता है। कुछ आती है फिर जाती है, आ रही है, फिर वो बहुत ऐसे कॉइल बना रही है, फिर वो जा रही है। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये किसमें होता है? ये बोमेंस कैप्सूल में होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने क्या पढ़ा था? बोमेंस कैप्सूल पढ़ा था। एंड इसके अंदर एक और चीज थी, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस देखो क्या है? दिस इज अ मास ऑफ ब्लड कैपिलरीज विद एन इनकमिंग एंड आउटगोइंग आर्टेरियोल। आर्टेरियोल्स क्या होता है? तो आर्टरीज जो होती है, जब उन आर्टरीज को हम और डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोल्स। सो वोमेन्स कैप्सूल जो है, वोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी जो आर्टेरियोल्स होती है, कैपिलरीज के आगे और अगर डिवाइड करोगे तो उसको बोलेंगे आर्टेरियोल्स। तो ये आर्टेरियोल्स जो होती है वो वोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ब्लड की एक वेसल आ रही है, उस वेसल को हमने क्या बोला? आर्टेरियोल है। कौन सी है मैं आपको बताऊंगी। जो आ रही है वो क्या आर्टेरियोल हुई। बहुत सारी बीच के अंदर क्या बन गई? कॉइल्स बन गई। और वही कॉइल जब वापस निकलेगी भी तो सिर्फ आई है, आके वहां थोड़ी ना रुक जाएगी, आगे भी जाएगी, तो उसका नाम अलग है। बट जो बीच के अंदर जो ये जाल बना ना पूरा, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस जाल को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देखो ये आपका क्या हो गया? वोमेन्स कैप्सूल हुआ। इसके अंदर देखो ये जो नेटवर्क है पूरा, ये जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, आर्टेरियोल्स का नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन करते हो, मिलाते हो, तो क्या बनता है? मेल्फिगियन कॉर्पल्स। क्या बनता है इससे? मेल्फिगियन कॉर्पल्स बनता है। भाई इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाते ही क्या बन जाएगा? मेल्फिगियन। इन दोनों को मिला के बनेगा मेल्फिगियन कॉर्पल्स। मेल्फिगियन कॉर्पल्स इन दोनों को मिला के बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका वोमेन्स कैप्सूल। उसके अंदर है बहुत सारा नेटवर्क। किसका नेटवर्क है? आर्टेरियोल्स का नेटवर्क है। अब जो आर्टेरियोल आ रही है, जो आर्टेरियोल आ रही है वोमेन्स कैप्सूल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। इस वोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो आर्टेरियोल आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। सॉरी, वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है, उस ग्लोमेरुलस की जो आर्टेरियोल जो वहां से आ रही है वोमेन्स कैप्सूल के अंदर, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। एंड जो आपकी
ग्लोमेरुलस जब आ गया, पूरा नेटवर्क बन गया, पूरा एक कॉइल फॉर्म में आ गया, कॉइल में आने के बाद में वहां से निकलेगा भी ना बाहर, तो जो बाहर निकल रहा है उसको हम कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, जो अंदर आया मतलब ए से स्टार्ट होगा, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, और जो बाहर गया वो है इफरेंट आर्टेरियोल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो अंदर आ रहा है एफरेंट, जो बाहर जा रहा है वो इफरेंट। आर्टेरियोल्स ही है भाई, कैपिलरी से आगे और डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, आर्टेरियोल्स बन जाएंगे। आर्टेरियोल्स में से एक आर्टेरियोल ऐसा होगा जो कि एफरेंट आर्टेरियोल होगा, और वो आएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर, और उसके अंदर पूरा कॉइल फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद जो कॉइल फॉर्म में है वो ग्लोमेरुलस बना, उसके बाद जब वो वापस बाहर जाएगा उसका एक पार्ट, तो उस बाहर जाने वाले पार्ट को हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। उस बाहर जाने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। नाउ देखो, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, एफरेंट आर्टेरियोल यानी इफरेंट आर्टेरियोल। क्लियर। इसके बाद जो वोमेन्स कैप्सूल है, वो वोमेन कैप्सूल के आगे क्या बनाया था हमने, जिगजैग लाइंस बनाई थी, राइट। जो ये पूरा जिगजैग लाइंस, जो वेवी लाइंस बन रही है, वो वेवी लाइंस क्या होती है, तो ये देखो, ये जो वेवी लाइंस है इनको हम बोलते हैं पीसीटी। ये जो वेवी लाइंस है इनको हम बोलते हैं पीसीटी। भाई ये जो वेवी लाइन आपको नजर आ रही होगी, इस वेवी लाइन को कहा जाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि एक वेवी लाइन होती है, वेवी स्टाइल की लाइन है। वोमेन्स कैप्सूल के बाद में ये शुरू होती है, और उसके बाद आपका वोमेन्स कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, एफरेंट आर्टेरियोल हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। नाउ उसके बाद जो ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको भूलना नहीं है, नाम याद रखना है। पीसीटी और एक और आएगा डीसीटी अभी तो ये जो वेवी लाइन थी पीसीटी हो गई। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद एक पूरा यू बनता है, बहुत डीप वाला यू बनता है। जैसे ईसीजी के अंदर लाइंस होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक होती है कि बहुत ऊपर जाके आ जाती है और एक होती है बहुत नीचे जाके आती है। तो वैसे ही पीसीटी का जो ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो ये चल रहा है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा एक यू बनाता है, कंप्लीट डीप यू बना रहा है। उस डीप यू, ये क्या है, ये पूरा लूप बन गया। डीप यू क्या है, पूरा का पूरा एक लूप बना। उस लूप को हम बोलते हैं हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप उसको कहा जाता है। तो ये जो लूप बना है ये पूरा, इस लूप को हम कहेंगे, भाई ये जो पूरा यू बन रहा है ना, इस लूप को हम क्या कहेंगे, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप हम इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, अगेन वो जिगजैग लाइंस बन जाएगी, वो वेवी लाइन, देखो वेवी स्ट्रक्चर और बना, ये जो वेवी स्ट्रक्चर बन रहा है ये और बना, इसको हम कहेंगे डीसीटी। पहले वाले को हमने बोला पीसीटी, भाई पहला वाला मतलब पीसीटी, तो दूसरा वाला है वो डीसीटी। भाई पहला मतलब पी मतलब पीसीटी, और दूसरा मतलब डी मतलब डीसीटी। अब डीसीटी जो है उसका नाम क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तो दोनों के अंदर है, बस पी का मतलब हो गया प्रॉक्सिमल एंड डी का मतलब हो गया डिस्टल। चलिए उसके बाद ये देखो डिस्टल कहाँ जा रहा है, लास्ट के अंदर ये डिस्टल जो है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूबुल जो है उसके अंदर जा रहा है, और कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर बहुत सारी डीसीटीज आके मिलेंगी। क्यों मिलेंगी भाई, सारे के सारे नेफ्रॉन्स ने अपना जो था सीक्रेशन दिया, उन्होंने यूरिन का फॉर्मेशन किया और उसको कहाँ दे दिया, उस डक्ट के अंदर, किसी न किसी डक्ट के अंदर वो रिमूव करेंगे। अब जब वो रिमूव कर रहे हैं तो कौन सी डक्ट होनी चाहिए, सब सारे नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो कॉमन होगी, वो ट्यूब्यूल कॉमन होगी। और वो ट्यूब्यूल अगर कॉमन है इसका मतलब सारा का सारा जो जितने भी नेफ्रॉन्स है सबके सब अपना यूरिन कहाँ देंगे, वो देंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। तो सारा का सारा जो यूरिन है वो वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। सो डीसीटी के बाद देखो, ये डीसीटी के बाद डीसीटी कहाँ ज्वाइन हो रही है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। क्या एक ही डीसीटी ज्वाइन हो रही है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी डीसीटीज ज्वाइन होगी। भैया देखो एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक ये आ रही है, और ऊपर कहीं ना कहीं से आ ही रही होगी। तो ये सारी क्या होती है, ये सब होती है आपकी डीसीटीज होती है, जो कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर मिल जाती है, अपना सारा सेक्रेशन जो है वो वहां पर दे देती है। चलिए अब इसके बाद हमें देखना है कि भाई ये जो व्हाइट आपको ये जो ब्लू और रेड नजर आ रहा है, ये ब्लू और ये रेड क्या है। तो भाई हमने क्या कहा, जब हम किडनी की बात करेंगे तो आर्टरी और वीन को हम क्या कहेंगे, रेनल आर्टरी एंड रेनल वीन। तो रेनल आर्टरी और रेनल वीन का मतलब क्या हो गया, जो किडनी से रिलेटेड है। जो आर्टरी किडनी के अंदर आ रही है वो रेनल आर्टरी, जो किडनी से बाहर जा रही है वो रेनल वीन। सो एक आर्टरी जो है रेनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर आएगी, एक आएगी किडनी के अंदर, बताया था आपको।
एक होती है वेना केवा, वेना केवा के पास में एक कौन होती है पीछे की तरफ, वेना केवा के पास में पीछे की तरफ कौन होती है, आर्टरी होती है। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, किडनी के अंदर जाता है, किडनी के अंदर से ही बाहर आता है। तो वही चीज है बेटा कि रेनल आर्टरी क्या होती है, जो किडनी के अंदर जा रही है और प्योर ब्लड को लेकर जा रही है। अब ये प्योर ब्लड को लेकर जा रही है तो क्या होगा, ये प्योर ब्लड को लेकर जा रही है तो देखो यहाँ पे देखो रेड कलर का था, फिर ये यहाँ पे पूरा ये जाल बना, जाल बनने के बाद में देखो हर सब जगह पे जाएगी और ये देखो फर्दर डिवाइड हो रही है। फर्दर डिवाइड क्यों हो रही है, सारे सेल्स तक जाना है ना, नेफ्रॉन के भी सारे पार्ट तक जाना है तो और आगे फर्दर डिवाइड होगी। डिवाइड हो के देखो कहाँ तक गई, सारे पार्ट्स को इसे ब्लड दे दिया और जहाँ से देखो वापस आ रही है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। और ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये जो इम्प्योर ब्लड है ये देखो फिर से कहाँ चला गया, बाहर की तरफ आ गया, मतलब ये किस में चला गया, रेनल वीन में चला गया। क्लियर है, रेनल आर्टरी से ये ब्लड अंदर आया था, प्योर ब्लड को लेके आया था, सारे नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स को इसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और जो इम्प्योर ब्लड था वो रेनल वीन के थ्रू जो किडनी से बाहर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया एक्चुअली है क्या। बट एक चीज इसमें रह गई है, जो है लूप ऑफ हेनले के अंदर, जो लूप है हेनले का, हेनलेज लूप जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स है, एक जो पार्ट नीचे आ रहा है और दूसरा जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। यू बनाते हैं तो एक पार्ट नीचे आता है, एक पार्ट ऊपर जाता है। तो ये जो नीचे आ रहा है ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, असेंडिंग। भाई ऊपर जाते हैं मतलब असेंडिंग है, नीचे आते हैं मतलब क्या है, डिसेंडिंग है। सो ऊपर की तरफ गए तो असेंडिंग, नीचे की तरफ आए तो डिसेंडिंग, सिंपल। बस ये लूप ऑफ हेनले है जिसको आपको याद रखना है। चलिए आई होप कि आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअली ये जो सारे पार्ट्स है वो क्या होते हैं। मेल्फिगियन ट्यूबल को, मेल्फिगियन कॉर्पल्स को नहीं भूलना है। मेल्फिगियन कॉर्पल्स क्या होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल एंड जो ग्लोमेरुलस है, जो ये जाल है पूरा नेटवर्क है, उस दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेल्फिगियन ट्यूबल्स, मेल्फिगियन कॉर्पल्स कहते हैं उनको। तो बोमेन क्या होता है, एक चांद जैसा स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारी वेसल्स होती है, जो आर्टीरियल्स होती है वो पूरा कॉइल फॉर्म में होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो आर्टीरियल आ रही है वो एफरेंट आर्टीरियल, जो जा रही है वो इफरेंट आर्टीरियल। और बोमेन्स कैप्सूल के बाद में क्या होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक लूप बनता है पूरा, नीचे की तरफ यू बन रहा है, हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। नीचे गया तो डिसेंडिंग, ऊपर आया तो असेंडिंग। उसके बाद फिर क्या होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद वो डीसीटीज कहाँ जाके मिलती है, सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर मिलती है, कलेक्टिंग ट्यूबल्स में मिलती है, सो दैट कि सारा का सारा जो नेफ्रॉन है, जितने भी नेफ्रॉन है उनसे जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है सब का सब किसी एक पर्टिकुलर पाइप के अंदर, पर्टिकुलर डक्ट के अंदर आ जाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हमें भेजना है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कौन लेके जाएगा, यूरेटर लेके जाएगा। तो यूरेटर बहुत सारे तो हो नहीं सकते, इसलिए एक ही कलेक्टिंग जो ट्यूबल होती है उसके अंदर सारा का सारा जो यूरिन है वो छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए, उसके अलावा जो आर्टरी है, जो अंदर की जो बॉडी के, जो किडनी के अंदर जा रही है, वो रेनल आर्टरी है। सारे के पार्ट्स को ब्लड देके आ जाएगी, ब्लड देके आएगी तो वापस जब बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, रेनल वीन बन जाएगी। बिकॉज वो कौन सा ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि इम्प्योर ब्लड ला रही है। आई होप कि मेल्फिगियन कॉर्पल्स आपको क्लियर है। सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट होता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ये लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रही है, लेकिन ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। दैट मीन्स कि आपको स्ट्रक्चर भी लर्न करना है, आपको डायग्राम भी लर्न करना है और आपको सारे पार्ट्स भी लर्न करना है एंड उनका फंक्शन भी लर्न करना है। चलिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसको याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।